ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली नामी कपल को लोग क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। और जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो इसे अपने सामने गंदे पानी से भरी हुई एक नदी दिखाई देती है और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वो हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हेली को देखते हैं जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। जहां इस बार वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर वो परेशान हो जाती है। अचानक अपने चेहरे पर खून के कुछ कतरे गिरते देखकर वो हैरान रह जाती है। तो इसकी नजर रिची पर जाती है जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कोई उसे जोरों से ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटते हुए खुद को संभालती है, पर वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। अब उसी दौरान इसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी अचानक उसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वो कातिल इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहां न्यूज में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके में किसी आसेब को देखने का भी दावा करते हैं। अब हम फिर इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जहां हम कैरिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा होता है। अब सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे बढ़ता ना देखकर वो खुद को लेट होता पाता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहां वो उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते इसको कई घंटे वहीं गुजारने पड़ेंगे। और ये सब सुनकर कैरिस परेशान होता है, वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसता हुआ देखकर वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है, जहां वो अपने लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से फोन कट जाता है। अब फोन की तलाश में इसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और इनके दरमियान से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां उसकी नजर स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो किसी बीमारी में मुब्तला लगता है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फूड डेड होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी इसकी नजर वहां लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए कुछ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो इसे इस रास्ते के जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वो घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है, और इसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर जाती है और इसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं, जहां वो इसका हाल पूछते हैं। अब खुद को संभालते हुए कैरिस इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही वो इनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां फ्रांसीन उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब इनकी एक सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाके कॉल करने का कहती है, लेकिन कैरिस इन्हें वहां जाने से मना करता है। फिर सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसीन गाड़ियों की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उनकी नजर सड़क पर मरे एक नेवले पर जाती है, जिसे देखने से लगता है कि किसी ने दरमियान से ही उसको फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें जंगलों में गाड़ियों के कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। वहीं फ्रांसीन और हम एवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती है, और वो इस जगह को देखते जाता है और फ्रांसीन इसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है और इसे ढूंढने इसके पीछे जाती है, और जहां चलते चलते उसकी नजर इवान के एक जूते पर पड़ती है, और वो जैसे ही वो इसके नजदीक पहुंचती है तो इवान कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो इसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी वो शख्स इस पर पीछे से हमला करते हुए इसे मौत की घाट उतार देता है। वहीं बाकी लोगों को हम रोड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नजर एक घर पर जाती है। अब वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं।
कैरिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। जल्द ही इनको पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो सब कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहां इनकी नजर खाने के टेबल पर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर में सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। अब जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है कि इसके होश उड़ जाते हैं। हम फ्रिज में ढेर सारी इंसानी अज़ा को देखते हैं और जैसी को भी एक कमरे में वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसने इसकी गाड़ी का एक टायर को फाड़ा था। अब ये सब देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं कि तभी कैरिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां इसे एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहां आते हुए दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से चारों बहुत खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वो अंदर आकर फ्रांसीन की लाश को जमीन पर फेंकता है और हमारी नजर वहां कैरिस और जेसी पर जाती है, जो इसकी लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। और वहां हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से इसको काटना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये खूनी मंजर देखकर जैसी ही कार्ली चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। जहाँ मौका पाकर सभी दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ती है, जिसे देखकर सब ही घर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब ये देखते ही देखते अचानक वो आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है और चिल्लाते हुए इसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर इस पर गोली चलाता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। आप स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं और जैसे ही इसकी नजर इस ट्रक की तरफ जाती है और वो इस ट्रक को देखकर इसकी तरफ जाने लगता है कि इसी वक्त एक तीर इसके सीने में आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो आदमखोर इन तीनों के शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ कार्ली इनको ऊपर देखने का इशारा करती है और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं और हम इन तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। और ऊपर किसी को ना पाकर वो उदास हो जाते हैं। जेसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो कारिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है, मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखता है तो इसकी नजर नीचे से गुजर रहे इन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है। वो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और इनको ऊपर आता देखकर कैरिस वहां रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देता है। और कुछ देर बाद वो इनको वहां से जाते हुए आता है और कार्ली रेडियो पर अपने लोकेशन बताती है और तभी वो आदम को रेडियो की वायर को तोड़ डालते हैं। वो टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को जलता देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां रखे एक बक्से की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ डालती है और कैरिस की नजर टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूदते नजर आते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदम को देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते दिखाई देते हैं, जहां एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदम को कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है और इसे एक पुलिस की जीप दिखाई देती है। वो भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला इसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, उसी वक्त एक तीर इसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वह हैरान रह जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं जहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था और जैसे ही वो वन आई आदमखोर जैसी को मारने लगता है, इसे बाहर से आती गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वन आई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कैरिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बच्चे ईवान को एक नुकीली तीर से हमला करते हुए इसे भी मार डालता है। कैरिस जैसी को बचाते हुए इसे खोलने लग जाता है और इसी बीच एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता देखकर जैसी पास रखे एक तीर की मदद से इसे मार डालती है। या अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहाँ वो इसकी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसके चलते वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस घर के पुरकच्चे उड़ जाते हैं। अब हम दोनों फिर से इस सड़क को देखते हैं जहां वो दोनों
ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचे थे और ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर स्टेशन मालिक डरकर दरवाजा बंद कर देता है और कैरिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे इस मैप को उतार कर रवाना हो जाता है।